All right. Okay. Uh, we are starting our lecture number 6 of parallel and distributed computing. Uh, as usual, I always ask, do you have any problem or question from our previous material जो हमने अभी तक कवर किया है आपका कोई सवाल? No? Everything is fine? You are okay? All right. ये बताइए कि आपको स्लाइड्स नजर आ रहे हैं और मेरी आवाज आ रही है? हेलो? जी सर, आ रहे हैं। ओके, जी सर, आ रही है नजर। अच्छा ठीक है। ओके, हमने क्यूडा सी में प्रोग्राम लिखना शुरू किया था और हमने 2 पार्ट उसके सीखे थे लास्ट टाइम। एक, हाउ कैन वी मैप ए डेटा पैरेललिज्म प्रॉब्लम, जिसमें डेटा पैरेलल में है, उसको जीपीयू के थ्रेड्स पे मैप कैसे करें, हमने ये तरीका सीखा। दूसरा, यानी जैसे हमारे अरे के एलिमेंट्स थे, उन एलिमेंट्स पे थ्रेड्स की मैपिंग, वी लर्न हाउ टू डू देयर थ्रेड्स मैपिंग। उसके हमने 2 ऑप्शंस देखे, एक डायरेक्ट थ्रेड इंडेक्स वाला और एक हमने थ्रेड्स के ब्लॉक वाला। यानी मैं आपको वो मेथड्स को एक दफ़ा क्विकली दिखा देता हूँ, जस्ट टू रिकॉल। वो ये थे, ये हमने कहा पहला ऑप्शन जो हमने सीखा वो ये था। सबसे पहले हमने सी को सीखा कि सी में किस तरह फंक्शन यूज करके 2 वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है। इसका हमने कंप्लीट कोड को सीखा जो आपकी लास्ट लैब में था और आज आप उसको एवेल्युएट करोगे फॉर दोज प्रोजेक्ट्स। फिर हमने कहा कि अगर यही प्रॉब्लम जो हमने अभी बेसिक सिखाई आपको सी में, अगर आपको क्यूडा सी में करनी हो पैरेलल में फास्ट, तो क्या करेंगे? उसके लिए मैंने आपको कहा कि ये 4 स्टेप हैं क्यूडा सी में उसको लिखने के। पहला स्टेप कि पैरेलल डाटा को थ्रेड्स से मैप किया जाए, ये पहला स्टेप था। उसका मैंने आपको ये सिखाया कि आप इस तरह मैप कर सकते हैं कि पैरेलल में करने के लिए ये तरीका है कि हर एलिमेंट पर आपको एक थ्रेड मिल जाए और इस थ्रेड की मैपिंग का ये तरीका है जो मैंने ये सिखाया कि एक तरीका डायरेक्ट थ्रेड के इंडेक्स को आप अरे के इंडेक्स के तौर पे यूज करें और हर थ्रेड ये काम करे। ये मैपिंग है, दिस इज द मैपिंग। आपने थ्रेड के इंडेक्स को मैप किया है डाटा के इंडेक्स पर और उसको यूज किया। ये पहला स्टेप था जो यहां मैं कह रहा हूं, ये कि पैरेलल डाटा को मैप करें थ्रेड्स पे, ये हमने किया। इस मैपिंग को पहले हमने फ्लैट लेवल पे किया कि ऑल हाउसेज नंबर्ड। फिर हमने कहा कि थ्रेड्स को ग्रुप करके हम 2 लेवल ऑफ हायरार्की पे भी मैपिंग कर सकते हैं। जिस तरह हमने कहा इस्लामाबाद को आप खाली हाउस नंबर्स के बजाय हाउस और सेक्टर नंबर से भी वही हाउसेस को मैप कर सकते हैं। तो हमने कहा कि अब ये जो डिम चीज है इसके क्या मायने हैं, और हमने कहा कि ये ब्लॉक्स जो कि सेक्टर्स हैं और ये कितने ब्लॉक का नंबर और ब्लॉक का साइज, इन्हें मल्टीप्लाई करें और थ्रेड करें। तो हमने दूसरी मैपिंग हायरार्की मैपिंग बनाई ये वाला, जिसमें ब्लॉक्स
और थ्रेड्स दोनों इस्तेमाल हुए, और फिर ये एक्सप्रेशन मैपिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। ब्लॉक का नंबर और थ्रेड का नंबर दोनों इस्तेमाल हुए। ब्लॉक के नंबर को ब्लॉक के साइज से मल्टीप्लाई किया और थ्रेड उसमें ऐड किए। तो ये हायरार्किकल वे ऑफ मैपिंग थ्रेड्स टू डेटा, ये हमने सीख लिया। ओके, फिर मैंने आपसे कहा सेकंड चीज जो हमने इसमें सीखनी थी वो ये थी कि कर्नल कोड क्या है। कर्नल कोड एक सिंगल प्रोग्राम मल्टीपल डाटा, जो हमारे इस केस में ये काम जो हो रहा था ये कर्नल में रन होना है कि सी आई इज इक्वल टू ए आई प्लस, एक ही प्रोग्राम या एक ही इस केस में इंस्ट्रक्शन है जो सारे थ्रेड्स पैरेलल में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हर एक एक डिफरेंट डाटा पे इसलिए गया हुआ है कि उसका आई मुख्तलिफ है। ये जो एक प्रोग्राम सारे थ्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं इसको कहते हैं सिंगल प्रोग्राम मल्टीपल डाटा, यानी प्रोग्राम एक ही है और हर थ्रेड डिफरेंट डाटा पे इसको कर रहा है, इसलिए इसका नाम हमने तरीका प्रोग्राम को कहा SPMD पैरेलल प्रोग्राम। और इसके लिए जो कर्नल का कोड लिखा जाता है, इसके लिए जो कोड लिखा जाता है उसे कर्नल कोड कहते हैं। ये पैरेलल में चलता है, ये डिवाइस पे रन होता है। ये कोड को हम ग्लोबल आइडेंटिफाई करके होस्ट में ही लिखते हैं। होस्ट ही बताता है कि डिवाइस तुमने ये कोड रन करना है। तो हमने इस कोड को भी सीखा, वो ये था। ये कर्नल कोड के मैंने आपको बताया दो हिस्से हैं। जो डिवाइस पे कोड रन होना है उसको हम कर्नल कोड कहते हैं। इस कोड के दो पार्ट हैं। एक पार्ट होस्ट के अंदर है जहां कर्नल को लॉन्च किया जाता है। इट इज लाइक कॉलिंग अ फंक्शन। तो हम अपने एक होस्ट का प्रोग्राम हमारा होगा, उसमें हम कर्नल को कॉल करेंगे या लॉन्च करेंगे। यहाँ वर्ड लॉन्च इस्तेमाल होता है। तो मैंने लॉन्च करने का क्या तरीका है, उसका नाम जो भी हमारा प्रोग्राम कर्नल का नाम है वो लिखें, जिन पैरामीटर्स पे कॉल करना है वो लिखें। आप ये देखें कि ये पैरामीटर्स, क्योंकि इस प्रोग्राम ने डिवाइस पे या जीपीयू पे चलना है, तो इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं मेमोरी अरे के बारे में, ये उस डिवाइस के अंदर जो मेमोरी के नाम्स हैं वो नजर आएंगे आपको। DA DB DC ये हमारे नाम है, हमने रखे हैं। हमने जान के डी का वर्ड खुद इस्तेमाल किया ताकि हमें पहचान रहे कि डिवाइस वाले ये हैं। तो ए जो डिवाइस में था उसके लिए DA DB DC है। जब हम ये कर्नल कॉल करेंगे या लॉन्च करेंगे तो हम वो डिवाइस में जो नाम है वो इस्तेमाल करेंगे और इसको कॉल करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे। कर्नल के लॉन्च में और एक फंक्शन के कॉल में ये फर्क है कि हम यहां थ्रेड्स की कॉन्फ़िगरेशन भी देते हैं। हम कहते हैं कि जब ये प्रोग्राम वहां रन हो तो थ्रेड्स किस अरेंजमेंट में इस्तेमाल हो। इस प्रोग्राम में हमने कहा ये राइट साइड का पैरामीटर है, इन ब्रैकेट में 3 ये साइन ये और 3 साइन ये, इनके दरमियान पहला राइट का पैरामीटर बताता है हाउ मैनी थ्रेड्स इन ए ब्लॉक। हाउ मैनी थ्रेड्स इन ए ब्लॉक, हम कह रहे हैं 256 थ्रेड्स इन ए ब्लॉक। फिर हम कह रहे हैं कि अरे के अंदर अगर हम ब्लॉक वाइज कट करें तो कितने ब्लॉक्स कट होंगे। तो वो हम कह रहे हैं n एलिमेंट्स अरे के हैं डिवाइडेड बाय 256, हाउ मैनी ब्लॉक्स। ये है कि हाउ मैनी थ्रेड्स इन ए ब्लॉक, हाउ मैनी ब्लॉक्स। तो n डिवाइडेड बाय 256 टेल्स हाउ मैनी ब्लॉक। यहां वर्ड सील इस्तेमाल इसलिए हुआ है कि अगर आखिरी ब्लॉक बहुत थोड़ा सा भी इस्तेमाल हो, एक एलिमेंट भी इस्तेमाल हो, जैसे मैंने यहां बताया था, तो यू हैव टू यूज द होल ब्लॉक। ब्लॉक के काउंट में वो पूरा ब्लॉक काउंट हो जाएगा। इसका मतलब है सीलिंग वैल्यू। इफ इट इज 3.1 ब्लॉक, स्टिल इट इज 4 ब्लॉक्स। इफ इट इज 3.9 ऑफ द ब्लॉक, इट इज स्टिल 4। इसका कोई राउंडिंग विद द मिडिल से ताल्लुक नहीं है। As soon as we start the new sector or new block, you have to use the full block. Some of the threads in that block will go waste, but we can't avoid it. ये हम configuration of threads भी mention करते हैं
जब हम कर्नल को कॉल करते हैं या लॉन्च करते हैं। ये होस्ट के प्रोग्राम में हम कर्नल लॉन्च करते हैं, पैरामीटर देते हैं और कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो हम कॉल कर रहे हैं, फंक्शन कॉल या कर्नल लॉन्च, ये एक्चुअली इस फंक्शन का कोड, जैसे हम फंक्शन का कोड लिखते हैं इस तरह कर्नल का कोड लिखते हैं। वो मैंने आपको सिखाया कि वो ये है, ये वो कोड है जो हमने अगेन लिखा होस्ट में ही है, मगर हमने वहां कह दिया बाय सेइंग दिस ग्लोबल, हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये कोड मैं लिख रहा हूं जो डिवाइस या जीपीयू में चलना है। ग्लोबल 2 अंडरस्कोर से पहले, 2 अंडरस्कोर के बाद। और अब मैं वही कोड जो वहां मैंने लॉन्च या कॉल किया था कर्नल कोड, अब उसका प्रोग्राम लिख रहा हूं, और वो ये है, इधर वॉइड रिटर्न टाइप वेक्टर एट कर्नल, ये उसका नाम, ब्रैकेट्स में फंक्शन में जैसे होता है ये सारे पैरामीटर्स इस केस में मैंने बताया DA, DB और DC हैं, जो नाम मैंने अभी रखे हैं वहां पर, और ये एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए n है। ये अरेज हैं, इसलिए मैंने इनको कहा DA पॉइंट्स टू ये डेटा टाइप। अगर ये इंटीजर होता तो यहाँ इंटीजर लिख देते, अगर ये फ्लोट है तो फ्लोट। तो ये मैंने इस तरह यहाँ लिखे। अब इन्हें अपना प्रोग्राम जो चलना है जीपीयू में, उसका कोड ये है। नंबर 1 पहला पार्ट, फॉर लूप हट गया और एक मैपिंग ऑफ थ्रेड्स टू डेटा का इंस्ट्रक्शन आ गया जो मैंने आपको सिखाया है। ये हायरार्किकल या 2 लेवल मैपिंग है, जिसमें ब्लॉक का इंडेक्स ब्लॉक के साइज से मल्टीप्लाई होगा और उसमें इंडेक्स थ्रेड का ऐड होगा, तो ये मैपिंग हो जाएगी टू पोजीशन i। ये थ्रेड का नंबर आया है, यही नंबर थ्रेड का अरे में पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल होगा, इंडेक्स। फॉर लूप हट गया, ये मैपिंग आ गई। अब मैं इस मैपिंग को यूज करके ये काम कर रहा हूं, ये डिवाइस या जीपीयू में काम हो रहा है, और वहां वो अपनी डीए की मेमोरी की ith लोकेशन का डाटा ले रहा है। हर थ्रेड अपने अपना लोकेशन का डाटा ले रहा है, डीबी की ith लोकेशन का डाटा ले रहा है, उन दोनों को ऐड कर रहा है। हर थ्रेड पैरेलल में एसपीएमडी प्रोग्राम है, और हर थ्रेड अपने वहां पर डीसी की मेमोरी के ith लोकेशन पे उसे लिख रहा है। ये काम पैरेलल में हो रहा है और हम ये कर रहे हैं। ये इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताई थी, किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि ये क्यों हमने लिखा। ये इसलिए लिखा कि अगर हमारा लास्ट ब्लॉक कंप्लीटली यूज नहीं हो रहा, हमारे एलिमेंट्स n थे और ये i में सारे ब्लॉक मैपिंग हो गई है, तो हम कहते हैं ये इंस्ट्रक्शन खाली वो वाले थ्रेड्स एग्जीक्यूट करें जो अरे के नंबर से अंदर अंदर है। अरे के एलिमेंट्स n थे, तो अगर आखिरी ब्लॉक पूरा पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो हम उसके खाली वो इस्तेमाल करें जो n से अंदर अंदर है। तो ये हमारा वो कंडीशन। ये हमने लास्ट टाइम सीखा कि क्यूडा सी में मेन फंक्शन जो एग्जीक्यूट होती है डिवाइस में, वो उसका कोड क्या है, और उस फंक्शन को कॉल करने के लिए या कर्नल को कॉल करने के लिए होस्ट के प्रोग्राम में जो कॉल या लॉन्चिंग होती है उसको हम कहते हैं कर्नल लॉन्चिंग, उसका क्या तरीका है। इसके बाहर ये वो प्रोग्राम है जिसके बाहर हमने होस्ट लिखा हुआ है, होस्ट और अंडरस्कोर ये होस्ट के प्रोग्राम में लॉन्च किया, और फिर आपने एक अलग प्रोग्राम ग्लोबल के उसमें लिखा कि ये कोड एग्जीक्यूट होगा इन जीपीयू। ये हमने अच्छी तरह लास्ट टाइम सीख लिया था। फिर मैंने एंड में कहा कि देयर इज मैनी अदर थिंग्स जो हमें इसके अलावा करनी थी। अगर होस्ट जीपीयू से काम लेना चाहता है, अपना वेक्टर के ऐड करने के काम को खुद करने के बजाय वो जीपीयू से करवाना चाहता है, तो कुछ उसे एडिशनल मैनेजमेंट के मामलात भी देखने होंगे, एडिशनल काम भी उसे करने हैं। खाली ये कोड लिख के काम नहीं चलेगा, कुछ मेमोरीज में चीज़ों को भेजना, उन्हें वापस लेना वगैरह वगैरह भी इसको करना पड़ेगा होस्ट को, एडिशनल वर्क। मेन वर्क तो उसने डिवाइस से करवाना है, लेकिन अब उसकी तैयारियां इसको करवानी पड़ेगी। उसमें मैंने बताया था कि तैयारी करने में ये तरीका है
जो एडिशनल काम है अब इसको क्या करना है, ये होस्ट है, इसकी मेमोरी में होस्ट सीपीयू है और उसकी मेमोरी में डाटा मौजूद है, एच ए एच बी एच सी यहाँ है। प्रोग्राम जब ये शुरू होगा तो ये होस्ट सीपीयू है, इनिशियली ये वेक्टर इसके पास है, हमने उनका नाम तय किया है कि ये एच ए एच बी और एच सी रखेंगे। एच ए इसके पास है, एच बी भी इसके पास है वेक्टर, और एच सी भी इसके पास। ये 3 वेक्टर इसने डिक्लेयर किए हैं और इनके अंदर इसने एच ए और एच बी में इनपुट डाटा तैयार किया, बेशक वो रैंडम नंबर से है या एक्सटर्नली आया है या कॉपी किया है या बिल्ड किया है, इन दो में एक डाटा है और ये चाहता है कि इन 2 वेक्टर्स के डाटा को ऐड करके वेक्टर सी में डाल दे। ये इसका एम है। ये कहता है ये बहुत बड़ा काम है, मैं ये फॉर लूप लिख के खुद नहीं करना चाहता, मैं ये जीपीयू से काम करवाना चाहता हूँ क्योंकि वो ये काम फास्ट कर सकता है। तो अब इसको ये करना होगा कि तैयारियां इसको करनी होंगी। पहली बात ये बताएगा कि जीपीयू ये अपनी मेमोरी है, ये बताएगा कि जीपीयू में मेमोरी में जो यूज करने का इंस्ट्रक्शन दूं वो क्या लोकेशंस पर ये काम करे, ये खुद बताता है। ये कहेगा ओके जीपीयू में मैं नाम रखूंगा मेमोरी में इन वेक्टर्स को यूज करने के लिए, मैं डी ए, लेट से ये फैसला है आपका, डी डिवाइस एच होस्ट, ये आपके नाम है, ये कोई कीवर्ड्स नहीं है, ये कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है, हमने अपनी फैसिलिटेशन के लिए ये वाले नाम इस्तेमाल किए। यू कुड यूज एनी, फर्स्ट को इसमें ए बी सी कर लेते और उसमें डी ई एफ कर लेते, इट वॉज योर चॉइस। हमने एच ए एच बी एच सी और इधर डी ए डी बी और डी सी, जरा मोर रीडेबल रखने के लिए हमने ये नाम किए कि वहां जो मेमोरी है उसमें ये अरे जो इस्तेमाल होंगे उस मेमोरी में मैं ये नाम चूज करना चाहता हूं। ठीक है, अच्छा, तो पहले तो उस मेमोरी में ये लोकेशंस को की पोजीशन बनाना, डिफाइन करना उस मेमोरी में कि भाई ये डी ए डी बी और डी सी को की मेमोरी के नामों से मैं ये काम उधर करूंगा, उसके लिए ये स्पेस अलोकेट करेगा, डी ए डी बी डी सी की होस्ट करेगा। फिर होस्ट कहेगा ऑल राइट मेरे पास डाटा पहले से एच ए एच बी में बना हुआ है, ये कहेगा ओके इट विल सेंड एच ए टू डी ए, इट विल सेंड एच बी टू डी बी। तो ट्रांसफर ऑफ डाटा, पहले अलोकेशन ऑफ स्पेस इन डिवाइस फॉर वेक्टर्स, फिर ट्रांसफरिंग ऑफ इनपुट वेक्टर्स टू डिवाइस, तो ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा, ये इधर चला गया। अब ये कहेगा ओके रन द कर्नल, ये जो हम अभी कर्नल लिख चुके हैं कर्नल का प्रोग्राम, सो इट विल टेक लॉन्च द कर्नल, डाटा ट्रांसफर किया, वहां स्पेस बनाई, डाटा ट्रांसफर किया और फिर इसने कहा ओके कोड में अपने कोड में कहा लॉन्च द कर्नल, विच मींस अब ये डिवाइस डी ए और डी बी पर प्रोसेस करे अपनी मेमोरी में पैरेलल में थ्रेड से और रिजल्ट को डीसी में डाले जो हमने अभी कोड देखा है। उसके बाद होस्ट कहेगा ऑलराइट नाउ आई वांट द रिजल्ट्स बैक, तो फिर ये इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम मेमोरी डीसी टू एचसी का अपने कोड में जिक्र करेगा। ये सारे मामलात कि मैंने उधर कितनी मेमोरी की स्पेस बनानी है, किस अपने पास से उधर डाटा क्या ट्रांसफर करना है, उधर से जब फिर कर्नल को लॉन्च करना है, फिर उधर जो रिजल्ट बन गया उसको वापस लेकर आना है, ये सारे मामलात होस्ट मैनेज करता है। काम ये एडिशन का पैरेलल में डिवाइस में होता है। ओके, ये हमने बात की थी। अब इसके लिए हमें क्या क्या एडिशनल काम सीखने हैं। एक तो सबसे पहले तो शुरू में हमने होस्ट के मेमोरी में स्पेस अलोकेट की और डाटा को इनपुट किया एच ए एच बी में,
हमने ये काम पहले कर लिया, सी के वक्त भी किया था, अब भी किया। और स्पेस एलोकेट की एच सी की, एच ए और एच बी की स्पेस भी एलोकेट की और उसके अंदर डाटा भी फिल किया, और एच सी की सिर्फ स्पेस एलोकेट कर दी, डिक्लेयर कर दी, उसमें डाटा अभी कुछ नहीं है, ये उधर से रिजल्ट के लिए हमने रखा है, आएगा। फिर अगला स्टेप हमने क्या किया, ये काम भी होस्ट कर रहा है, डिक्लेयर एंड एलोकेट डायनेमिक डिवाइस मेमोरी। डायनेमिकली अब प्रोग्राम रन हो रहा है और ये डिवाइस के लिए मेमोरी को अलोकेट कर रहा है या डिक्लेयर कर रहा है फॉर द डिवाइस, और उसके नाम इसने रखे DADB/DC। सो डिक्लेयरिंग डायनेमिकली मेमोरी फॉर द डिवाइस, ये काम इसे करना है। फिर होस्ट मेमोरी ओके, कॉपी इनपुट्स HA एंड HB फ्रॉम होस्ट टू डिवाइस। अब ये अपने जो दोनों HA HB में इनपुट है, इसको डिवाइस में ट्रांसफर करेगा, ठीक है, ये वाला काम। मगर ये जो ट्रांसफर होगा, या ये जो डिवाइस में आप मेमोरी एलोकेट करोगे, ये DADB/DC डायनेमिकली, ये डिवाइस ऑटोमेटिकली, ये डिवाइस सिर्फ मेमोरी को बाइट्स लेवल पर समझ सकती है, ये सोफिस्टिकेटेड चीज नहीं है। इधर तो आपका सी प्रोग्राम में जब आप कहते हो इंटीजर डाटा, तो वो खुद बाइट्स में कन्वर्ट कर लेता है, फ्लोट डाटा फिर वो बाइट्स में कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन डिवाइस के पास इतनी सलाहियत नहीं है, इसको जो भी मेमोरी का साइज वगैरह आपने बताना है वो बाइट्स में बताना है। इसलिए जब आप मेमोरी यहां डिक्लेयर कर रहे हैं डिवाइस में या उसमें डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको मेमोरी का साइज बाइट्स में चाहिए। डिवाइस की मेमोरी के बारे में आप हमेशा बाइट्स में बात करेंगे, ये एक फर्क है। आप होस्ट में बाइट्स में बात करने का आपको जरूरी नहीं था। क्यों जरूरी नहीं था? होस्ट के प्रोग्राम में सीपीयू और सी, आपने कहा इंटीजर, तो उन्होंने एक इंटीजर के लिए लेट से 4 बाइट्स खुद ब खुद तय कर ली। आपने खाली इंटीजर का इंडेक्स दिया अरे में लोकेशन 5, उसने खुद ही 5 × 4 पोजीशन 20 पे जाकर वो डाटा स्टोर कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि इंटीजर के मायने हर डाटा 4 बाइट। लेकिन डिवाइस इस बात को नहीं समझती, तो डिवाइस को कोई भी काम कहना है मेमोरी का, तो आपने बाइट्स की शक्ल में बता के कन्वर्ट करके बताना है। ये हो गया। उसके आगे आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, जब आपने ये ट्रांसफर कर दिया डाटा, तो आपने अब होस्ट को लॉन्च करना है। होस्ट विल लॉन्च द कर्नल फॉर द डिवाइस, ये लॉन्चिंग करता है होस्ट। फिर डिवाइस जो है वो एग्जीक्यूट करती है उस कर्नल फंक्शन को जो आपने दिया लिखा है। उसके बाद रिजल्ट जो है वो डिवाइस के डीसी से होस्ट को वापस आते हैं। उसके बाद आप सारी मेमोरीज जो आपने डिवाइस में एलोकेट की थी उनको फ्री कर देते हैं कि ओके इट्स रिकवर्ड बैक। ये वाले मामलात अब हमने सीखने हैं। हमने अभी ये सीख लिया है और ये सीख लिया है। हमने पहले ये किया था, जब सी था ये सीख लिया था। अब हमें ये काम सीखना है कि स्पेस कैसे ये दें, इन टर्म्स ऑफ बाइट्स कैसे बताएं, और ये डाटा को ट्रांसफर फॉरवर्ड कैसे करें, और हम डाटा को वापस कैसे करें, ये सीखना है। ओके, इस सीखने के लिए ओके, ऑलराइट, इस काम को सीखने के लिए ये हमने ये 2 कर लिए, ये कर लिया, ये कर लिया, ये हमने बताया प्रोग्राम, ये हमने कर लिया। अब हम कहते हैं इट इज द थर्ड,
डाटा अलोकेशन एंड मूवमेंट एपीआई, डाटा को डिवाइस में अलोकेट करना, स्पेस अलोकेट करना और मूव करना डाटा बिटवीन होस्ट एंड डिवाइस, ये अब हमें सीखना है। इसके लिए क्या, इसके लिए पहला बेसिक, बेसिक क्या है, ये अब डायग्राम दोबारा वो, ये होस्ट है, ये डिवाइस की सारी डिटेल है, इसको बाद में हम सीखेंगे। ये ब्लॉक्स ऑफ थ्रेड्स हैं, उसके ये थ्रेड्स हैं, ये थ्रेड्स डिवाइस में जो मेमोरी है वो अभी हम ग्लोबल मेमोरी इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्लोबल मेमोरी कहलाती है डिवाइस में। इसको सारे थ्रेड पैरेलल में एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ आपके वो अरे डी ए, डी बी और डी सी आपने अलोकेट करनी है स्पेस, और इधर से अरेज को वहां ट्रांसफर करना है, वहां फिर ये एग्जीक्यूट होगा और उधर से रिजल्ट वापस आएगा। तो अब हम ये ग्लोबल मेमोरी में होस्ट की मेमोरी से डीए डीबी में डाटा भेजना और वापस लेना सीखेंगे, और उसके लिए पहले डिवाइस में स्पेस एलोकेट करेंगे। और मैंने बताया डिवाइस के अंदर हर काम मेमोरी का, और स्पेस एलोकेट करें और डाटा ट्रांसफर करें, ये सिर्फ बाइट्स की शक्ल में समझता है। इसको आप कहेंगे इंटीजर या फ्लोट, तो ऑटोमेटिकली उसके बाइट्स ये नहीं बना सकता। ये काम करने के लिए अब यहाँ हमारे ये एपीआईज हैं जो डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट और फ्री करते हैं डिवाइस में। एक है क्यूडा मेमोरी एलोकेट, क्यूडा एम एलोक, ये फंक्शन ये डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। सी में भी डायनेमिकली यानी रन टाइम पे मेमोरी को एलोकेट करने के लिए एम एलोक मौजूद है सी में। तो क्यूडा सी डिवाइस में मेमोरी एलोकेट करने के लिए डायनेमिकली, क्योंकि प्रोग्राम पहले से चल रहा है, क्यूडा एम एलोक इस्तेमाल करता है। तो एक तो ये एपीआई हमें सीखना है। इस एपीआई का क्या है, दिस एपीआई विल एलोकेट ऑब्जेक्ट इन द डिवाइस ग्लोबल मेमोरी, ग्लोबल मेमोरी में स्पेस एलोकेट करेगा। इस एपीआई को आपको दो पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। एक है एड्रेस ऑफ ए पॉइंटर टू द एलोकेटेड ऑब्जेक्ट या अरे, यानी जो अरे आप वहां डिवाइस में एलोकेट कर रहे हैं उसका पॉइंटर क्या है, व्हाट इज द पॉइंटर्स नेम, ठीक है। और फिर उस जगह कितना साइज आपने मेमोरी में एलोकेट करना है, लेकिन वो साइज आप इन टर्म्स ऑफ बाइट्स बताएंगे, कितने बाइट्स आपने एलोकेट करने हैं और वहां पर क्या नाम देना है। ये दो पैरामीटर्स आपने देने। और एंड में अभी नहीं, एंड में जब सारा काम हो जाएगा तो आप क्यूडा फ्री के जरिए से आप उस पॉइंटर को फ्री कर देंगे, वो लोकेशन को एंड में। मगर आपको शुरू में ये एलोकेशन करनी है, क्यूडा एम एलॉक। अच्छा, आपने स्पेस एलोकेट कर दी, यहां पर वो स्पेस बन गई, जैसे डिक्लेयर करते हैं अरे को, तो इस तरह आपने यहाँ स्पेस एलोकेट कर दी इन बाइट्स। फिर क्या करेंगे, मैंने जैसे बताया कि होस्ट अपने वेक्टर्स डीए एच ए और एच बी को डीए डीबी में ट्रांसफर करेगा। तो अब हमें एपीआई सीखना चाहिए होस्ट टू डिवाइस या होस्ट टू डिवाइस और डिवाइस टू होस्ट, बिटवीन होस्ट एंड डिवाइस डाटा ट्रांसफर करने का एपीआई क्या है, वो है क्यूडा मैम कॉपी। क्यूडा में मेमोरी कॉपी, ये होस्ट टू डिवाइस, डिवाइस टू होस्ट दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इसको क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए, 4 पैरामीटर्स चाहिए, 4 पैरामीटर, वहां 2 पैरामीटर्स चाहिए थे, यहाँ 4। नंबर 1 पॉइंटर टू डेस्टिनेशन। ये डेस्टिनेशन अगर होस्ट से डिवाइस को डाटा जा रहा है तो डिवाइस इज द डेस्टिनेशन, अगर डिवाइस से होस्ट को डाटा आ रहा है तो होस्ट इज द डेस्टिनेशन। तो जो भी डेस्टिनेशन में का है अरे, वो वाला उसका पॉइंटर यहां मेंशन करेंगे, पॉइंटर टू डेस्टिनेशन। फिर पॉइंटर टू सोर्स, यानी डाटा किस जगह से जा रहा है और किस लोकेशन पर जा रहा है।
तो आपका सेकंड पैरामीटर सोर्स है और पहला पैरामीटर डेस्टिनेशन। तीसरा नंबर ऑफ बाइट्स, यानी डाटा का साइज इन नंबर ऑफ बाइट्स क्या है, तीसरा पैरामीटर। चौथे में हम वो बता रहे होते हैं कि डायरेक्शन क्या है, टाइप या डायरेक्शन ट्रांसफर की, क्या होस्ट टू डिवाइस है या डिवाइस टू होस्ट। ये 4 पैरामीटर से देते हैं। और ये ट्रांसफर जो है ये एसिंक्रोनस ट्रांसफर है, यानी आपका दूसरा सीपीयू अपनी जगह था, ये जो डाटा ट्रांसफर है ये हर एक अपना डीएमए लाइक तरीके से डाटा ट्रांसफर है। ठीक, अच्छा, अब ये काम करने के लिए पहले एक सिंपल सी हम ये कोड दिखाते हैं, फिर अपना जो मेन कोड हमने अभी किया है उसको करेंगे। ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के हम इसमें क्या इन्वॉल्व है। ये इन्वॉल्व है साइज, एक हम चीज डिफाइन करना चाहते हैं। साइज जो होगा इस केस में मेमोरी के बाइट्स रिक्वायर्ड फॉर होस्ट, एच फॉर होस्ट है, डी फॉर डिवाइसेस। हम ये एक सिंगल ही फिलहाल कर रहे हैं, वो हमने कई वेरिएबल्स नहीं कर रहे, सिर्फ एच होस्ट का, डी डिवाइस का। तो अगर हमें साइज इन बाइट्स करना हो मेंशन, तो क्या तरीका है, आप अरे में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अगर अरे n साइज का है या अरे 100 एलिमेंट्स का है या अरे 256 एलिमेंट्स का है, तो कितने एलिमेंट्स का अरे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप लिखेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे साइज ऑफ ईच एलिमेंट। साइज ऑफ, ये आप फंक्शन इस्तेमाल करेंगे साइज ऑफ, और एलिमेंट का जो डाटा टाइप है वो यहां लिखेंगे। फर्स्ट करो अगर इंटीजर का अरे है तो यहां इंटीजर, अगर वो फ्लोट डाटा टाइप के उसके एलिमेंट्स हैं तो फ्लोट। तो आपने साइज ऑफ एन एलिमेंट कितने बाइट का होता है इस फंक्शन से कैलकुलेट हो जाएगा। अगर इंटीजर है तो इसका आंसर हो सकता है 4 आ जाए, अगर फ्लोट है तो इसका आंसर हो सकता है 8 आ जाए। ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली साइज ऑफ फंक्शन एक एलिमेंट की बाइट्स कैलकुलेट कर देगा, उसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो अरे के हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइज इन बाइट्स निकल आएगा। ये हमें चाहिए। तो अगर हम एच और डी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यूडा मेमोरी अलोकेट वाई, ये अब उसका फॉर्मेट है अलोकेट करने का, वाई डबल का। ये आप खाली याद कर सकते हो कि डबल पॉइंटिंग वॉइड के साथ लिखी जाती है, ये हमेशा लिखा जाता है। तो इसके बारे में आपको कोई सीखने वाला पार्ट नहीं है, एक्सेप्ट फॉलो इट्स प्रैक्टिस। और उसकी रीजन है जो वी कैन डिस्कस एट सम अदर टाइम। ठीक, अच्छा, इसमें आप मेमोरी अलोक में हमें 2 बातें बतानी है। डिवाइस का में मेमोरी का पॉइंटर का नाम क्या होगा, नाम, और साइज इन बाइट्स जो मैंने बताया कि इस तरह कैलकुलेट होगा साइज इन बाइट्स। तो वो साइज और पॉइंटर का नाम जिस नाम से मेमोरी को अलोकेट करना है। और फिर मेमोरी जब कॉपी करनी है तो ये वो है, यहां पर सोर्स किधर से डाटा ने जाना है, सोर्स का नाम, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का नाम, फिर साइज इन बाइट्स, कितने बाइट्स ट्रांसफर होने हैं, और फिर ये वो नाम है जो मैंने कहा था, क्यूडा मेमोरी कॉपी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये पूरा आप कीवर्ड है। अगर जो भी सोर्स, ये सोर्स में अगर होस्ट था तो आप यहां लिखेंगे होस्ट टू डिवाइस, अगर ये डिवाइस से होस्ट है तो यहां आप लिखेंगे डिवाइस टू होस्ट। ये मैंने यहां पे रेड में लिखा है, जो भी कुछ यहां चीजें हैं वही यहां इस्तेमाल होगा। अगर हमने ये काम किया तो अब पूरा प्रोग्राम क्या बन गया, पहले आपने डिक्लेयर और अलोकेट होस्ट एच, इसकी मेमोरी जो हम पहले कर चुके थे वो किया, जो हम डी एच डी ए डी बी, वो सॉरी एच एच बी कह रहे हैं वो ये है। फिर हमने डिक्लेयर किया डिवाइस की मेमोरी के पॉइंटर, ये हम काम करेंगे। फिर हम ये कहेंगे क्यूडा मेमोरी एलोकेट, ये इसको लिखने का एंड डी, ये उसका एड्रेस है, एंड डी डिवाइस में
साइज बताया एलोकेट का, फिर हमने मेमोरी कॉपी की, होस्ट से डिवाइस में डाटा भेजा, उसका साइज दिया और यहां लिखा क्यूडा मेमोरी कॉपी होस्ट टू डिवाइस, ये भेज दिया। फिर हमने यहां पर वो लॉन्च किया, कर्नल लॉन्च किया, जो प्रोसेस हो गया डाटा। अब डाटा बन गया है डिवाइस में, तो हम कहेंगे क्यूडा मेमोरी कॉपी फ्रॉम डिवाइस टू होस्ट, नंबर ऑफ बाइट्स, और यहां लिखेंगे क्यूडा मेमोरी कॉपी डिवाइस टू होस्ट। देखें यहां होस्ट टू डिवाइस, यहां हमने होस्ट का डाटा था जो डिवाइस में जाना था, यहां डिवाइस का डाटा है जो होस्ट में आना है, साइज, और उसके आगे एंड में डिवाइस की जो मेमोरी है उसको फ्री करना है। ये बेसिक सिंगल होस्ट डिवाइस मेमोरी लोकेशन का ये दो नए जो एपीआई सीखे हैं वो ये होंगे। अब हम अपने उस प्रॉब्लम को जो अभी हम कर रहे थे कि एडिंग ऑफ टू अरेज एंड पुटिंग द रिजल्ट इन द थर्ड अरे, अब उस प्रोग्राम को हम इस असूल पर जो हमने यहां सीखा है लिखते हैं। ओके, हियर इज दैट प्रोग्राम। वेक्टर ऐड का क्यूडा सी में वेक्टर ऐड के प्रोग्राम को हम लिख रहे हैं। उसमें हम दो तरह के कोड लिखते हैं, एक होस्ट कोड लिखते हैं और एक डिवाइस कोड लिखते हैं। डिवाइस कोड अभी मैं आपको सिखा चुका हूं, जो कर्नल कोड और कर्नल लॉन्च था। अब मैं होस्ट के कोड में सारी चीजें आपको बताऊंगा, जिसमें मेन काम होस्ट एडिशनल जो मैनेजमेंट के काम करता है, जो अभी हमने सीखे हैं कि मेमोरी कैसे डिफाइन अलोकेट करता है, मेमोरी में डाटा कैसे ट्रांसफर करता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये चीज हम अपने इस प्रॉब्लम में कर रहे हैं। ये मेरा होस्ट, मैं कहूंगा होस्ट है। पूरे आपने पहले शुरू में ऊपर इंक्लूड किया हैश इंक्लूड क्यूडा डॉट एच, क्यूडा का हेडर इंक्लूड किया, फिर आपने कहा होस्ट, होस्ट में आपने ये प्रोग्राम लिखा void वेक्टर ऐड। होस्ट के अंदर आपका प्रॉब्लम ये था कि आपने HA और HB दो वेक्टर्स को ऐड करना था और रिजल्ट HC में डालना था। इनके डाटा टाइप फ्लोट थे, ये अरेज थे, तो आप ये पॉइंटर डाले। ये आपके होस्ट जो हम पहले सीख चुके हैं वो था, और होस्ट में ये n, इसका साइज, नंबर ऑफ एलिमेंट। अब होस्ट कहेगा कि ओके मैं डिवाइस में जगह बनाता हूं और डिवाइस में डाटा भेजता हूं। तो पहला इंस्ट्रक्शन इंटीजर टाइप, ये आपका नाम है, हमने साइज का वर्ड यूज किया, आप कह दो साइज इन बाइट्स, साइज, माय साइज, व्हाटएवर। इंट साइज इक्वल टू ये एन, ये वाला है एलिमेंट। ओके, आप कह रहे हैं कि मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस डाटा के, तो आपने कहा इंट साइज इक्वल टू n वर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसको बाइट में आपने कन्वर्ट करना है, साइज इन बाइट्स, तो n मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ, ये फंक्शन है, ये आपने सी का फंक्शन कॉल किया साइज ऑफ, ब्रैकेट में आपने लिखा फ्लोट। हर एलिमेंट आपके अरे का अगर फ्लोट टाइप था तो यहाँ फ्लोट लिखेंगे, अगर आपके अरे इंटीजर टाइप है तो यहाँ इंटीजर लिखेंगे। ठीक, तो साइज ऑफ का फंक्शन ब्रैकेट में डाटा का टाइप वो लिखा, उसको जितने एलिमेंट के तादाद है उससे मल्टीप्लाई किया n, इस कैलकुलेशन से साइज इन बाइट्स कैलकुलेट हो गया। या आपने ऊपर ही कैलकुलेट कर लिया क्योंकि आपने सोचा मुझे इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी तो मैं ये काम पहले करूं। फिर आपने कहा ओके मैं डिवाइस में स्पेस डिक्लेयर करूं या स्पेस एलोकेट करूं और उसका नाम रखूं। तो इसने कहा ओके मैंने फैसला किया है कि डिवाइस में मैंने 3 स्पेसेस एलोकेट करनी है वेक्टर्स के लिए, उनके नाम मैंने रखने हैं DA, DB, DC, ये हमारे नाम है। यू कुड से
my device A, my device B, my device C, you could say D, E, F, जो भी आपका नाम था। हमने कहा मैं नाम रखूंगा कॉरस्पॉन्ड करने के लिए आसान डी ए डी बी डी सी। ये मैंने डिक्लेयर किए कि डिवाइस में मेरे जो अरेज के नाम है वो ये हैं, ये डिक्लेरेशन है। और इसको इट इज ए पॉइंटर टू फ्लोट डाटा टाइप, क्योंकि फ्लोट डाटा टाइप के हैं तो मैंने इसको फ्लोट, पॉइंटिंग टू फ्लोट के तौर पे डिक्लेयर किया। मैंने बताया डिवाइस में मेरे अरेज के ये नाम है और उनके एलिमेंट्स की टाइप ये है। ओके, अब मैं वही काम जो अभी मैंने सीखा था कि किस तरह डाटा को स्पेस एलोकेट करते हैं और ट्रांसफर करते हैं, अब मैं उसी को बार बार इस्तेमाल करूंगा जो मैंने सीखा है। पहले मैंने कहा मैं मेमोरी एलोकेट कर रहा हूं डिवाइस में डीए के लिए सो मेनी बाइट्स, ये साइज में ऊपर कैलकुलेट कर चुका था। तो मैंने कहा डीए के नाम से एक मेमोरी में स्पेस इतने बाइट्स की एलोकेट कर दो, वो हो गई। फिर मैंने कहा ऑल राइट, अब ये डिवाइस में ये स्पेस एलोकेट हो गई है तो आई कैन ट्रांसफर डाटा। तो मैंने कहा ओके, क्यूडा मेमोरी कॉपी, मेरे एच ए में जो डाटा है ट्रांसफर इट टू डी ए, ये डी ए मैं बना चुका हूं उसके लिए। इस डाटा के बाइट्स की तादाद ये है साइज जो मैं ऊपर बता चुका हूं, और इसकी डायरेक्शन ये है क्यूडा मेमोरी कॉपी होस्ट टू डिवाइस, ये होस्ट टू डिवाइस डाटा ट्रांसफर हो रहा है। ये कीवर्ड्स हैं, ये बिल्कुल इसी तरह लिखने पड़ेंगे। एक काम हो गया, मैंने अपने एक होस्ट के अरे को डिवाइस के अरे में ट्रांसफर कर दिया। यही काम मैं दूसरे अरे के लिए करूंगा। क्यूडा मेमोरी अलॉक, अलॉक करो, डिवाइस के अंदर डीबी के नाम से सो मेनी बाइट्स अलॉट कर दो, और फिर मेरा एच बी वहां के डीबी में ट्रांसफर करो सो मेनी बाइट्स, और अब ट्रांसफर क्यूडा मेमोरी कॉपी होस्ट टू डिवाइस दोबारा है, होस्ट से ही डिवाइस को जा रहा है दोबारा। तो मैंने अपने एच ए को डिवाइस के डी ए में ट्रांसफर कर दिया और अपने एच बी को डिवाइस के डी बी में ट्रांसफर। इस ट्रांसफर करने से पहले डिवाइस में वो उन लोकेशन पे स्पेस एलोकेट की। तो एमएलओक, क्यूडा एमएलओक, क्यूडा एम कॉपी, क्यूडा एमएलओक, क्यूडा एम कॉपी, मेरे एच ए और एच बी डी ए और डी बी में ट्रांसफर हो चुके हैं। अब मैंने डिवाइस में एक एमएलओक से स्पेस बनाई, डीसी ऑफ दिस साइज सो मेनी बाइट्स, ये स्पेस मैंने वहां बना दी। अभी इसमें कोई डाटा ट्रांसफर मैंने नहीं करना, क्योंकि अब तो वहां पर ये डाटा बनेगा और उधर से मैंने डाटा लेना है, ट्रांसफर नहीं करना। तो ये सिर्फ अलॉक करके मैंने छोड़ दिया। अब होस्ट ये काम करेगा जो आप पहले कर चुके हो। अब वो इन्वोक करेगा या लॉन्च करेगा कर्नल, जो हमने कर्नल लॉन्च का कोड सीखा था वो यहां पर है। लॉन्च, उसमें कॉन्फ़िगरेशन देंगे और पैरामीटर्स डी ए डी बी डी सी एन वगैरह डालेंगे और लॉन्च करेंगे। ये होस्ट यहाँ पे वो लॉन्चिंग की इंस्ट्रक्शन आएगी। अब अगर यहाँ कर्नल लॉन्च हुआ, आप एच ए और एच बी को डी ए और डी बी में उधर भेज चुके थे, वहां उसके पास डाटा था। अब ये जो कर्नल लॉन्च हुआ तो ये कर्नल के कोड को ये एग्जीक्यूट करेगा और रिजल्ट डीसी में बना लेगा। अब होस्ट ने कहा ऑलराइट, रिजल्ट बन गया, तो अब कहता है क्यूडा मेमोरी कॉपी, ये मेमोरी कॉपी की इंस्ट्रक्शन और एलोक की इंस्ट्रक्शन यहाँ गैप है, उससे पहले प्रोसेस हुआ। अब ये कहेगा ओके, उधर जो इसने डीसी में डाटा बनाया है डिवाइस ने, उसको एचसी में ट्रांसफर कर लो, उसके बाइट्स की तादाद ये है और इसकी डायरेक्शन ये है क्यूडा मेमोरी कॉपी फ्रॉम डिवाइस टू होस्ट। अब ये इंस्ट्रक्शन आएगी। अब डाटा इसको मिल गया, वहां पे प्रोसेस हुआ, रिजल्ट आ गया। अब ये कहेगा ओके, डिवाइस में जो मैंने स्पेसेस बनाई थी डी ए डी बी और डी सी, उन्हें फ्री कर दो, क्यूडा फ्री डी ए डी बी डी। अब हमारा ये सारा मामला कंप्लीट हो गया।
हमने सारे काम जो ओवरहेड काम थे वो भी कर दिए. सो नाउ वी आर रेडी टू लुक एट द टोटल पिक्चर. हमने सारे काम समझ लिए, कर लिए किस तरह. ये होस्ट कोड है. जो डिवाइस कोड था वो हम पहले कर चुके थे कर्नल के तौर पे. ठीक है, अब हम टोटल चीज देखने के लिए तैयार हैं. इसमें हमने ये वाली चीज सिर्फ मेंशन की है, इसको हम क्योंकि पहले कर चुके थे, ये नई चीजें थी, ये हमने शो कर दी. अब हम ओवरऑल पूरे प्रोग्राम को देख लेते हैं. ओवरऑल व्यू ऑफ होस्ट एंड डिवाइस कोड फॉर द वेक्टर ऐड प्रॉब्लम. ये डबल अंडरस्कोर के साथ होस्ट का कोड. ठीक है, होस्ट का कोड में ये हमारे प्रोग्राम के एज यूजुअल दो हिस्से हैं. पहले हम मेन, ये सी का होस्ट का प्रोग्राम है. मेन हमेशा होगा. इस मेन में जो हमने पहले सीखा था, होस्ट के जो HA, HB, HC वगैरह, उनकी डिक्लेरेशन जिस तरह करते हैं, स्टैटिक डिक्लेरेशन की थी हमने. उसमें होस्ट के इनपुट को डाटा इनिशियलाइजेशन जो हमने रैंडम नंबर जनरेशन से की थी, ये हमारा जो सी कोड वाला काम है वो हम अभी कर रहे हैं मेन में. यहां हमने होस्ट फंक्शन, होस्ट के फंक्शन को कॉल किया है. मेन में होस्ट का फंक्शन अभी कॉल कर रहे हैं, होस्ट ही का फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो हमने सी में किया था. वेक्टर ऐड यहां कॉल किया और फिर यहां हमने रिजल्ट प्रिंट किए. ये सब हमने सी के लेवल पर काम सीखा था. होस्ट का जो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं वेक्टर ऐड का, उसका कोड ये है. वॉइड वेक्टर ऐड, यहाँ वो सारे जो हमने होस्ट के लिए HA, HB, HC, यहाँ HA, HB, HC पर कॉल किया. यहाँ वो पैरामीटर्स लिखेंगे HA, HB, HC होस्ट के, जैसे हम सी में किया था हमने, वो सब वैसी रहा. अब फर्क क्या पड़ा, जब हम सी में कर रहे थे तो ये होस्ट ने डायरेक्टली फॉर लूप लगा के ये काम कर लिया था. अब ये वो काम नहीं कर रहा. अब ये कह रहा है ये काम मैंने डिवाइस से कराना है. तो यहां का कोड अब चेंज हो गया सी से. पहली बार डिवाइस की मेमोरी एलोकेट किया जो अभी हमने सीखा. डिवाइस में डाटा ट्रांसफर किया जो अभी हमने पिछली स्लाइड में सीखा. डिवाइस पर जो कोड रन होना है कर्नल कोड, उसको यहां लॉन्च किया जो हमने सीखा. ये लॉन्च करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन है, ये पैरामीटर्स हैं DA, DB, DC. इन पे वो कर्नल को लॉन्च किया. अब ये प्रोग्राम वहां पे रन हुआ, रन हो गया. अब हमने वहां से डाटा ट्रांसफर किया फ्रॉम डिवाइस टू होस्ट और ये हमारा काम पूरा हो गया. अब सिर्फ क्या रह गया कि ये जो हमने डिवाइस में लॉन्च किया था कर्नल, इसका कोड, इस कर्नल का कोड किधर है जो डिवाइस में रन होना है. यहां तो लॉन्च हुआ है, ये तो कॉल है DA, DB, DC पे. ये कोड ये लिखा हुआ है अलग, इसको ग्लोबल के नाम में लिखा. यहां हमने वही नाम जो डिवाइस के लिए लॉन्च किया था, वेक्टर ऐड कर्नल. यहाँ पे पैरामीटर्स के नाम डिफरेंट भी हो सकते हैं. मैं आपको फिलहाल रिकमेंड यही करता हूं कि जो हम लॉन्चिंग में नाम इस्तेमाल करें, इधर भी जो हम यहाँ फंक्शन कॉल में करें वही नाम यहाँ इस्तेमाल करें. जो हम इधर डिवाइस के लिए लॉन्चिंग में DA, DB, CC करें, हम इधर भी वही करें. अलाउड है कि ये लोकल या ये आपके फॉरवर्ड में पैरामीटर डिफरेंट हो सकते हैं, मगर आई वुड से कि आप वही नाम इस्तेमाल करें. क्योंकि वो अलाउड है कि आप वही कर सकते हैं, तो हम यहाँ वही करेंगे. DA, मैं DA करूँगा, DA, DB और DC सेम नेम. अलाउड था कि फॉर्मल पैरामीटर दूसरे भी हो सकते हैं, मगर मैंने आपको कहा है इधर भी HA, HB, HC करने हैं आपने, इधर HA, HB, HC करना है. यहां भी इस फंक्शन के लिए HA, HB, HC करने हैं, HA, HB, HC. इधर आपने डिक्लेयर DA, DB, DC किए. यहां कॉल आपने DA, DB, DC किया. इधर भी मैं कहूंगा DA, DB, DC से करें. ठीक. अब ये कोड जो है ये हम सीख चुके हैं कि पहले मैपिंग की जाती है आई में. ये मैपिंग की इंस्ट्रक्शन है. फॉर लूप नहीं इस्तेमाल होता.
वहां फॉर लूप इस्तेमाल हुआ था, यहाँ नहीं होता, ये हमने किया। और फिर हमने ये एसपीएमडी प्रोग्राम के सी आई, ये भी डीसी, अब हमने नाम बदल दिया, डीसी इज इक्वल टू डी ए डी वी के ऊपर ये आई के साथ करेंगे। और ये तो ये हमारा कर्नल कोड का फंक्शन, ये फंक्शन यहां होस्ट में लॉन्च हो रहा है, ये हमारा होस्ट इस काम को करने के लिए होस्ट कोड ये तैयारियां करता है, ये वापस रिजल्ट लेना और भेजना। और होस्ट का जो ये फंक्शन है ये मेन में यहां कॉल हुआ है, ये भी HAHBHC पर है, ये भी HAHBC पर। यहां पर ये कॉल हुआ है डिवाइस का कर्नल, ये भी DADBDC पर है, ये भी DADBDC। तो 2 लेवल ऑफ कॉल्स चल रहे हैं। मेन में ये होस्ट का फंक्शन कॉल हुआ और होस्ट के फंक्शन में डिवाइस का फंक्शन कॉल हुआ, और इस तरह ये फिर वापस अपनी जगह जाएंगे। ओके, अब हमने आपने वही वेक्टर ऐड जो सी में पहले सीखा था उसको कंप्लीट आपने सीख लिया है कि किस तरह आप इस पर करें, वो हो गया हमारा। फिलहाल हम ये एक और अल्टरनेट तरीका है इस बात को कहने का, ये इसको कहने का एक और अल्टरनेट तरीका, ये हम लेटर ऑन करेंगे जब और चीज़ें करेंगे। फिलहाल हमने इसको हम इसी लेवल पर आप इस काम को कर रहे हैं और सीख रहे हैं, ये अल्टरनेट बाद में किया जाएगा। ये वो नाम है जो हमने यूज़ किए। होस्ट के कोड के लिए ये या नाम यूज़ होता है, ये होस्ट में है, ये लिखा जाता है और होस्ट में ही एग्जीक्यूट होता है ये नाम और ये कोड। ग्लोबल वाले जब हम कीबोर्ड यूज करते हैं और यहाँ कर्नल फंक्शन लिखते हैं तो ये होस्ट से कॉल होता है लेकिन डिवाइस में रन होता है। इसके अलावा बाद में आप सीखेंगे कि अगर डिवाइस भी एक और फंक्शन कॉल करे टू अनदर डिवाइस तो फिर ये वर्ड इस्तेमाल होगा, आइंदा डिवाइस का कीवर्ड इस्तेमाल होगा और ये डिवाइस में ही कॉल होगा और डिवाइस ही में एग्जीक्यूट होगा। तो ये डिवाइस लेवल पे फर्दर कॉल अगर जहां जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल हो। अभी हमने ये दो सीखे, ये दो सीखे। फर्क है कि कोड किधर लिखा जाता है और एग्जीक्यूट किधर होता है। ये होस्ट ही में कॉल होता है, होस्ट ही में एग्जीक्यूट होता है, और ये होस्ट में कॉल होता है, डिवाइस में एग्जीक्यूट होता है, और ये डिवाइस में कॉल होता है और डिवाइस ही में एग्जीक्यूट। सो ऑल राइट, एनी क्वेश्चन? वी आर डन? नो, वी आर डन फॉर दिस पार्ट। सो आप इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, हमने कंप्लीट कर लिया है ये। एनी क्वेश्चन? ओके, मैं इसमें ये अब छोटा सा जो एडिशन है जो हमने फ्यूचर में काम करना है, ये जब हम इमेज को करते हैं तो फिर हमें ये बात इस तरह कहना थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ होगी जब हम इमेज पे जाएंगे। ये जो मैंने यहाँ बताया था कि जब हम कर्नल को लॉन्च करते हैं तो अपने थ्रेड्स की कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। यहाँ हमने एक कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर से पहले एक ब्लॉक बना के, ये जिसमें इधर ये तीन और इनके दरमियान में हमने बताया हमारी कॉन्फ़िगरेशन में हाउ मैनी थ्रेड्स इन ए ब्लॉक एंड हाउ मैनी ब्लॉक्स, ये हमने बताई। ये वाली चीज लिखने का एक तरीका तो ये था कि डायरेक्टली लिख दो। एक इसका एलिगेंट तरीका है कि यहां डायरेक्टली लिखने के बजाय यहां आप खाली नाम लिखो कि थ्रेड्स इन ए ब्लॉक और नंबर ऑफ ब्लॉक, ये नाम लिखो और इन्हें डिफाइन आप बाहर कर दो, तो वो ज्यादा एलिगेंट है इसी बात को कहने का तरीका। कर्नल लॉन्च में कॉन्फ़िगरेशन देने का तरीका क्या है? एक और तरीका कि आप पहले ब्लॉक की डायमेंशन बताएं, यानी हाउ मैनी थ्रेड्स इन ए ब्लॉक, इसका नाम आप रख लें डिम ब्लॉक, ये आपका नाम है, यानी हाउ मैनी थ्रेड्स इन ए ब्लॉक। ठीक, तो आपने इसका नाम रख दिया डिम ब्लॉक। और इसके बाहर ये जो टाइप ऑफ थिंग है उसको कहा डिम3। ये इसकी डेफिनेशन है कि अगर आप 3 डायमेंशन को मद्देनजर रखते हुए
थ्रेड्स का डिफाइन कर रहे हैं तो dimm3, ये dimm3 आपकी टाइप है, ये तो आपने लिखना है, ये नाम आपके हैं। आपने कहा dim ब्लॉक, ये आपका नाम है, वो क्या है कि x में एक डायमेंशन का ये वेक्टर है, x में 256 इसका साइज है, y में सिंगल डायमेंशन है, y में कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, z में भी नहीं है। ये एक डायमेंशन का वेक्टर था x में, ये x डायमेंशन है, ये y डायमेंशन है और ये z डायमेंशन है। हमारा ये डाटा एक डायमेंशनल का था सिर्फ x में, जो डॉट एक्स नहीं हम लिख रहे थे वो है। तो x में जो हमारा साइज हमने तय किया है वो हमने एक ब्लॉक के अंदर 256, y हमारा है ही नहीं तो 1, z नहीं है तो 1, ये x y z इस तरतीब से हम बता रहे हैं ब्लॉक की डायमेंशन। फिर नंबर ऑफ ब्लॉक्स, तो वो फिर नेक्स्ट लेवल है ग्रिड, वो हम कहते हैं ग्रिड डायमेंशन, ये आपके यहां नाम आपका है, हमने ये लिख दिया ग्रिड की डायमेंशन, हाउ मैनी ब्लॉक्स इन द ग्रिड। उसका क्या है कि एलिमेंट्स n थे x में ही, जब आपने ब्लॉक्स कट किए, हाउ मैनी ब्लॉक्स, ये वाली बात आपने कही n बाय 256, यानी n एलिमेंट्स हैं, हर एक ब्लॉक में 256 है, n बाय 256 से आपका ग्रिड के अंदर x में कितने ब्लॉक्स, ये नंबर ऑफ ब्लॉक। और अगेन दूसरे y और z की डायमेंशन में हमारे कोई नंबर ऑफ ब्लॉक्स नहीं है, इसमें y और z में आपने कोई ब्लॉक कट नहीं किए, हाँ, और z में भी नहीं किया। हाँ, अगले स्टेप में हम जो कर रहे हैं इमेज का हम काम जब करेंगे तो हमें ब्लॉक्स 2 डायमेंशन के हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो हम x के भी बता रहे होंगे ब्लॉक्स और y के भी बता रहे होंगे, उस वक्त यहां पर नंबर आएंगे। अभी तो ये 1 ही है, z में भी 1 है। इस प्रॉब्लम में इस तरह लिखना आसान था, हमने ऐसे लिख लिया। इसी बात को जब ज्यादा डायमेंशन वाला प्रॉब्लम होगा तो इस तरह लिखना आसान नहीं होगा, उस वक्त ये वाला एलिगेंट तरीका काम आएगा। अभी हमने इसी बात को इधर दूसरे तरीके से कह दिया कि हाउ मैनी थ्रेड्स इन ए ब्लॉक और 1 1, हाउ मैनी ब्लॉक्स इन द ग्रिड, ये और 1 1, और इसी बात को कह दिया। जब हम इसको इस तरह डिफाइन कर देते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कर्नल लॉन्च करते वक्त वेक्टर एट कर्नल नाम, और इसके अंदर हमें कॉन्फ़िगरेशन देने के लिए हम फिर ये वाले नाम, ये नाम इस्तेमाल कर लेते हैं जो हमने वहां रखे थे, डिम ब्लॉक डायमेंशन ऑफ ब्लॉक, डिम ग्रिड डायमेंशन ऑफ ग्रिड, जो हमने यहां नाम इस्तेमाल किए थे, और उनकी तफसील हमने यहां दे दी। इस केस में डायरेक्टली ये तफसील दे सकते थे क्योंकि एक डायमेंशन थी तो हमने डायरेक्ट दे दी, यहां हमने पहले उनको डिफाइन किया और फिर लिखा। ये अरे में अवॉइडेबल था, हमने डायरेक्ट आप कर लें शुरू में, लेकिन जब आप मैट्रिसेस और वीडियोस पे जाएंगे तो आपकी डायमेंशन बढ़ती जाएंगी, फिर ये वाला ऑप्शन से कॉन्फ़िगरेशन बताना विल बी द राइट वे। ओके, अब अगर हम ये समझ चुके हैं तो we can think of growing from a array to an image, क्योंकि अब हमें यही बातें एक डायमेंशन वाली 2 डायमेंशन में एक्सटेंड करनी है। पहले तो हम एक डायमेंशन को समराइज कर लें कि 1 डायमेंशन में क्यूडा सी में आपने प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें करनी है। आप ऐड और मल्टीप्लाई ऑफ अरे वैल्यूज बाय नंबर, अभी हमने ऐड ऑफ 2 वेक्टर्स किया है, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई ऑफ 2 वेक्टर्स भी ऐसे ही होगा, सिवाय इसके कि उसमें ऐड की जहां इंस्ट्रक्शन है वहां मल्टीप्लाई, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई। फिर अगला जो आपने अभी सी में किया है वो ये किया है कि आपने हर एलिमेंट को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया है। फिर हम आपको चाहेंगे इसके अंदर करना
कि थ्रेश होल्डिंग कैसे करते हैं। जब आप इसके अंदर अब क्यूडा सी के प्रॉब्लम्स करेंगे तो आप थ्रेश होल्डिंग करेंगे, हिस्टोग्रामिंग करेंगे, आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आप सम ऑफ एलिमेंट्स करेंगे। ये सारी चीजें पहले आप सी में कर रहे हैं जो आप दिखा रहे हैं, और फिर ये सब काम आपने क्यूडा सी में करने हैं। अच्छा, इनको डिस्टिंग्विश करना कई लिहाज से आपके लिए जरूरी है। एक तो आपको ये इस वक्त समझना चाहिए कि ये लॉक अनलॉक वाला काम क्या है, ये हमें यहां पे देखना है। लॉक अनलॉक वाला काम ये है कि अगर आपके पास जो अभी आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, एडिंग ऑफ टू अरेज का जो प्रॉब्लम अभी आपने किया है वो ये था कि एक अरे था ए, दूसरा अरे था बी, और आपने एक तीसरे अरे से सी में इनका सम डाला। ये काम किया है अभी जो आपने सीखा है। ये हर थ्रेड का काम बिल्कुल इंडिपेंडेंट था। आपने हर थ्रेड ने अपना एलिमेंट्स को रीड किया और अपनी ही जगह पर राइट कर दिया अलग। हर थ्रेड का रीड ऑफ एलिमेंट्स एंड राइटिंग टू मेमोरी लोकेशन वाज इंडिपेंडेंट। तो ये काम आपको बगैर किसी प्रॉब्लम के आपने कर लिया। अच्छा, मसला कब आता है? मसला ये आता है कि जब आपको ये किसी एक ही लोकेशन पर लिखना हो। अभी इस थ्रेड ने इस लोकेशन पर लिखा है, इस थ्रेड ने इस लोकेशन पर लिखा है, इस थ्रेड ने इस लोकेशन पर लिखा है, कोई मसला नहीं है। ये काम पैरेलल में करना कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने कर ली। अगर आपको किसी अरे के एलिमेंट्स को ऐड करना है, या चलो ये जो आपने अरे ऐड फर्ज करें आप, मैं कहता हूं ये एक अरे है ए, इसके एलिमेंट्स को एक सम का वेरिएबल, एक सिंगल वेरिएबल सम है, इस अरे के तमाम एलिमेंट्स का सम इधर कैलकुलेट करो इसमें। तो अब आप क्या करोगे? आप कहोगे अब हर थ्रेड पैरेलल में आया, ये थ्रेड, हर थ्रेड अपना एलिमेंट यहां से पिक करेगा और इधर ऐड कर देगा। ये भी जो कुछ वैल्यू यहां है उसमें ऐड कर देगा, ये भी जो कुछ वैल्यू यहां है उसमें ऐड कर देगा। अब इसमें मसला आएगा, इसमें मसला है। जब आप एक ही लोकेशन पर कोई काम करना चाहते हैं ऐड करने का, तो अब आप को रेस कंडीशन का सामना हो जाएगा। रेस कंडीशन, व्हाट इज द रेस कंडीशन? रेस कंडीशन, अगर ये वेरिएबल सम है, सम को आपने शुरू में सपोज इनिशियलाइज कर दिया जीरो, सपोज जीरो कर दिया, ओके, सम इज इनिशियली जीरो आपने किया, कोई बात नहीं, सम इज जीरो, सम इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब आप चाहते हो कि इसमें आप ये थ्रेड ये वैल्यू ऐड कर दे, ए आई, हर थ्रेड अपने वैल्यूज में ऐड करना चाहता है। जो भी वैल्यू है वो थ्रेड देख रहा है, पढ़ रहा है और इस सब में ऐड करना चाहता है। फर्ज करो एक थ्रेड की वैल्यू, पहले थ्रेड की ये वाला, इसकी वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू है 5 और इस यहां वैल्यू है 7। तो इस थ्रेड ने इसमें 2 ऐड करना है, इसने 5 ऐड करना है, इसने 7 ऐड करना है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एंड में आपको रिजल्ट मिलेगा 2 + 5 + 7 विच इज लेट्स से 14। आप ये चाह रहे थे इसके एलिमेंट्स इस लोकेशन पर ऐड करें।
जब सिक्वेंशियली प्रोग्राम आप कर रहे थे तब तो आसान था, सम को आपने रीड किया, उसमें 2 ऐड कर दिया 2 हो गया, फिर लूप इधर आया, उसमें फर्दर 2 में 5 ऐड किया 7 हो गया, फिर 7 में नेक्स्ट 7 ऐड किया। ये फॉर लूप में जब चलाते हैं हम सिक्वेंशियल प्रोग्राम तो हमें कोई मसला नहीं आता। फॉर लूप ये 3 वैल्यूज हैं, बारी बारी कॉल किया ऐड किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्रेड्स जो ये हम जब चलाते हैं ये पैरेलल में चलते हैं, हर थ्रेड आएगा पैरेलल में, वो इस सम के अंदर अपनी वैल्यू ऐड करेगा, पहले सम की वैल्यू को रीड करेगा और उसके अंदर अपनी वैल्यू ऐड करेगा और फारिग हो जाएगा। ये काम करने में जब थ्रेड्स पैरेलल में आएंगे तो मसला आएगा रेस कंडीशन का। रेस कंडीशन क्या है कि अगर फर्स्ट को 2 थ्रेड्स डाटा ऐड कर रहे हैं, पहले 2 थ्रेड सपोज 2 और 5 ऐड होना है, आप चाह रहे हो उसमें सम में रिजल्ट 7 हो जाए। पहला थ्रेड आया, पहले थ्रेड ने सम की वैल्यू को रीड किया, पहला थ्रेड सम उसने रीड किया, वो उसने देखा 0 है, रीड कर लिया 0। अब उसने अपनी वैल्यू 2 को लेकर उसमें ऐड करना है, तो अब अगले स्टेप में वो चाह रहा है कि मैं सम प्लस ए आई करूं, जो कि इसके केस में आई इज 0, ये ए आई करे और रिजल्ट को सम में लिख दे, टोटल सम। यानी ये चाहता है मैं इस 0 में अपना, इसका जो ए आई है वो ए 0 है विच इज 2, ये अपना 2 उसमें ऐड करके और सम में डालेगा ताकि 2 हो जाए। लेकिन क्योंकि दूसरा थ्रेड भी इंडिपेंडेंटली पैरेलल आ रहा है, तो उधर से दूसरे थ्रेड ने अभी ये काम करने वाला था कि दूसरे थ्रेड ने भी सम इक्वल टू 0 रीड कर लिया, बीच में रीड करना था, वो पहुंच गया थ्रेड इन बिटवीन, उसने 0 रीड कर लिया। अब दूसरा थ्रेड भी अपने उस काम पे लग गया कि मैं अपना डाटा 5 जो है वो ऐड करूं, और वो भी यही सम प्लस ए आई का काम वो भी कर रहा है। तो एंड में क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा जो है वो ऐड का काम आखिर में करता है, अगर ये आखिर में करेगा तो आंसर बन जाएगा 2, अगर ये आखिर में करेगा तो आंसर बन जाएगा 5। आप चाह रहे थे कि आंसर बने 7, लेकिन क्योंकि ये थ्रेड्स एसिंक्रोनसली रन होते हैं, तो अगर इस टाइम में जब एक ने डाटा रीड किया है, इससे बिफोर वो उसको मॉडिफाई करता दूसरे ने भी डाटा रीड कर लिया, अब उनकी मॉडिफिकेशन का रिजल्ट गलत हो जाएगा। इसको रेस कंडीशन कहते हैं, इसके रेस कंडीशन कहते हैं। तो इस कंडीशन को हैंडल करने का तरीका हमारे पैरेलल प्रोसेसिंग में हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला मेथड, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मेथड, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वो क्या होता है, वो ये है कि वो ये पाबंदी लगा देता है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में क्या करते हैं, वो ये पाबंदी लगा देता है एक लॉक अनलॉक टाइप चीज। यहां लॉक अनलॉक का वर्ड हमें नजर आएगा कि वो एक लॉक, वो जिस चीज को इस्तेमाल करने लगा है वो लॉक कर देता है। लॉक कर दिया उसने, लेट से सम को, सम के वेरिएबल को, थ्रेड आया उसने लॉक कर दिया और उसने अपना काम ये पूरा किया, और जब बाहर निकला तो उसने अनलॉक किया। इस लॉक अनलॉक से क्या होता है कि वो जो थ्रेड पहले आ गया वो अपना पहले पूरा काम करेगा, रीड करेगा, मॉडिफाई करेगा राइट करके, फिर अनलॉक करेगा, उस वक्त दूसरा थ्रेड उसको रीड नहीं कर सकता, इसके अंदर एंटर नहीं हो सकता, वो इधर वेट करेगा। तो लॉक अनलॉक की वजह से जो रेस कंडीशन है कि एक ने रीड किया हुआ था बीच में दूसरे ने भी रीड करके काम शुरू कर दिया, वो नहीं होगा और हमारे रिजल्ट सही आएंगे, 2 + 5 + 7 जो भी कुछ हम चाहते हैं। यहां पर वो थ्रेड्स बारी बारी मेमोरी को मॉडिफाई करेंगे और रेस कंडीशन खत्म हो जाएगी। तो रेस कंडीशन को खत्म करने के लिए एक तरीका लॉक अनलॉक का स्टेटमेंट होता है, जो क्यूडा सी में भी है,
और सी और बहुत सी दूसरी लैंग्वेजेस में भी ये है। मगर क्यूडा सी में इसका इक्विवेलेंट और दूसरी लैंग्वेजेस में भी उसका इक्विवेलेंट एक और स्टेटमेंट है। लॉक अनलॉक के बजाय आप एटॉमिक इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं। एटॉमिक इंस्ट्रक्शन का भी यही मतलब है कि एटॉमिक के अंदर जो इंस्ट्रक्शन दी जाए वो जब तक पूरी ना हो दूसरा कोई थ्रेड उस काम को ना करे। तो इस केस में आप ये काम करने के लिए हमारे पास फंक्शंस मौजूद हैं क्यूडा में। आप कहते हैं एटॉमिक ऐड, एटॉमिक ऐड। वो क्या कर रहा है कि वो सम में एटॉमिक ऐड इसमें बताता है कि ऐड किस चीज में करना है, सम में। और क्या चीज करनी है, सम। और क्या चीज करनी है, ए आई। फर्स्ट को ये अरे वाला प्रॉब्लम था तो ए आई। नहीं तो अगर किसी काम में हर दफा हर एक थ्रेड ने 1 ऐड करना है तो आप यहां 1 लिख दोगे, ए आई की बजाय 1। हर एक थ्रेड ने 7 ऐड करना है, 7 लिख दो। अगर फिक्स कुछ ऐड करना है तो वो वैल्यू लिख दो। इस केस में हर थ्रेड ने अपने वैल्यू को ऐड करना है तो ए आई। किस चीज में ऐड करना है, सम। ये सम के साथ जब ये हुआ है तो आप यहाँ एड्रेस भी लिखते हैं, ये एड्रेस का नाम सम। सम में ऐड करना है, क्या ऐड करना है, किस चीज में ऐड करना है, ये सम में ऐड करना है। क्या चीज करनी है, ए आई। ये दो पैरामीटर लिखकर अगर आप कहते हैं एटॉमिक ऐड तो अब ये ऑटोमेटिकली लॉक अनलॉक वाला काम हो जाएगा इस सम पे। हर थ्रेड इस तरह रेस कंडीशन का शिकार नहीं होगा बल्कि वो लॉक अनलॉक के जरिए से इस वेरिएबल को मॉडिफाई करेगा। और इसी तरह फिर और एटॉमिक के बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, मे बी एटॉमिक मल्टीप्लाई, एटॉमिक सब्ट्रैक्ट, एटॉमिक शिफ्ट, ठीक, एटॉमिक एंड वगैरह। जो भी एटॉमिक के फंक्शन आपके पास क्यूडा सी में हैं वो सारे इस असूल के तहत आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपको ये पता हो कि कहाँ आपको उसकी ज़रूरत है। उसकी ज़रूरत आपको जब होगी जब आपने किसी कॉमन मेमोरी में कई थ्रेड्स ने किसी एक कॉमन मेमोरी को मॉडिफाई करना है, तब इसका होना ज़रूरी है। अदरवाइज यू विल गेट ए रॉन्ग रिजल्ट। हाँ, जब आपको कॉमन मेमोरी में राइट नहीं करना, जैसे इस केस में जो आपने प्रॉब्लम की है, आप हर एक थ्रेड एक डिफरेंट मेमोरी में लिख रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। अब आपको एटॉमिक इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है बल्कि आप किसी सूरत एटॉमिक इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल ना करें क्योंकि एटॉमिक इंस्ट्रक्शन आपके काम को स्लो कर देती है। तो जहां यूज नहीं है, डिफरेंट लोकेशंस पे राइट करना है, वहां डोंट यूज द एटॉमिक इंस्ट्रक्शन, यूज द नॉर्मल। अगर आपको किसी एक लोकेशन पे एक से ज्यादा थ्रेड ने राइट करना है या मॉडिफाई करना है एक ही लोकेशन को, ऐसी केस में तो यू मस्ट यूज दिस। म्यूचुअल एक्सक्लूजन करना है आपको और एटॉमिक इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करनी है या लॉक अनलॉक इस्तेमाल करना है। हम कह रहे हैं एटॉमिक ऐड या एटॉमिक इंस्ट्रक्शन इज मच इजियर। उसमें बताना होता है कि किस वेरिएबल में काम होना है और ये कि कहां से डाटा आना है। ओके, ये हमने आपको इसी वेक्टर ऐड में, जब ये वाले प्रॉब्लम्स आएंगे, ये वाले सम द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, ये सम द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, जब आप सी में कर रहे होगे तो ये एलिमेंट्स आप एक लूप के जरिए से ऐड करोगे, देयर इज नो प्रॉब्लम देयर। आप लूप से करोगे इट विल बी, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। लेकिन जब सम के वेरिएबल में आप पैरेलल क्यूडा सी से कर रहे होगे तो आप एक ही लोकेशन में सारे अरे के एलिमेंट्स को ऐड करना है। अब आपको रेस कंडीशन का मसला आएगा और इसमें आपको एटॉमिक ऐड इस्तेमाल करना पड़ेगा, या जो मैंने लिख दिया लॉक एंड लॉक, इट मीन्स कि आपने लॉक करना है तो आप एटॉमिक ऐड इस्तेमाल करें। इसी तरह मैक डॉट प्रोडक्ट आपको बताया होगा पिछली क्लास में कि दो वेक्टर्स हैं, उनके आपने एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हो। अगर ये एलिमेंट ए है, ये एलिमेंट बी है, ये ए है, ये बी है, आप हर एक
और को एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करता है हर थ्रेड, और फिर इनको सम करता है एक इसमें, जहां लेट से एक वेरिएबल का नाम आप रख दो डॉट प्रोडक्ट, ये हर एक थ्रेड इन्हें मल्टीप्लाई करके यहां ऐड करेगा, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट के समिंग ऑफ लेट्स से AI with BI, AI multiplied by BI for I from 0 to n-1, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक। तो अब ये सारे पैरेलल में मल्टीप्लाई करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब ये इसमें ऐड करते हैं इस वेरिएबल में, जो भी वेरिएबल है, सम इसका नाम रख दें या डॉट प्रोडक्ट नाम रख दें, फिर रेस कंडीशन का मसला है। इस पार्ट के लिए ऐड करने, मल्टीप्लाई आप पैरेलल में करें सारे, लेकिन जब ऐड करना का काम आए तो आप फिर उसके लिए लॉक अनलॉक या एटॉमिक ऐड इस्तेमाल करें, ये ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स आपके एक यूनिक हैं पैरेलल के प्रॉब्लम्स के लिए, ओके। अब एक छोटा सा और कमेंट, ये हमने देख लिया, हमने वेक्टर ऐड करना सीखा, हमने किसी रिजल्ट को एक ही वेरिएबल में ऐड करना हो तो रेस कंडीशन को सीखा। अब एक छोटा सा बात जो यहाँ लिखी हुई आ रही है, इन प्लेस या नॉट इन प्लेस, इसका क्या मायने है कि अगर आप, ये एक वेक्टर था, ये मल्टीप्लाइंग, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर है, इसको आप एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, k को एक कांस्टेंट वैल्यू है, फर्ज करें 7 5 2 भी, इसका मतलब होता है ka आपने निकालना है, ka का मतलब क्या है, इस k को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, यहाँ जो भी है 2 5 7 वगैरह, इससे इस 5 से हर एक को मल्टीप्लाई करो तो आपका ka बन जाएगा। अच्छा, एक तरीका ये है कि आप ka को, ये जो रिजल्ट है, एक और वेक्टर b में लिख दें, b नाम रख लें, और कहें कि b में मैंने ka को लिखना है। ये आपका अभी नॉर्मल तरीका है जो आपने अभी सीखा है, हमने किया है। आप पैरेलल प्रोग्राम लिखो, हर थ्रेड ai को लेगा और उसको k से मल्टीप्लाई करेगा कांस्टेंट से, और bi में लिख देगा, bi इज इक्वल टू ai इंटू k, ये काम हो जाएगा जो अभी हमने सीखा। इसी कोड की तरह जो ये काम है, इसी तरह ये कोड हो जाएगा स्क्यूडा में, नो प्रॉब्लम। समटाइम्स इसमें आपने क्या किया, इनपुट वेरिएबल, अरे ए था, आउटपुट जिसमें डाल रहे हैं वो बी है, ये हमारा एक नॉर्मल सा तरीका है जो अभी तक हम कर रहे थे। समटाइम्स ये मुमकिन है कि आप रिजल्ट को भी उसी वेक्टर में लिख दो, आप रिजल्ट को भी उसी वेक्टर में लिख दो जिधर से आपने इनपुट ली है। समटाइम्स यहां जो मैंने ये मिसाल दी थी, ये मैं ये कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं बी में मैं रिजल्ट डालूंगा, ए मेरा इनपुट था, इनपुट वेक्टर ए, तो मैं ए के हर थ्रेड ए के ith एलिमेंट को ले रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर रहा है बाय ए कांस्टेंट के, और बी आई में डाल रहा है, हर थ्रेड ये काम कर रहा है, ith थ्रेड। इसमें मेरी इनपुट ए आई में है और आउटपुट मैंने बी आई में डाली है। समटाइम्स आप कहते हो यार मैं ये एक्स्ट्रा स्पेस बी आई के लिए खर्च नहीं करना चाहता, जहां मेरी इनपुट थी इसी वेक्टर में इन प्लेस ही मैं रिजल्ट लिख दूंगा, और मुझे वो वेक्टर इनपुट की जरूरत नहीं है, इसी में आउटपुट लिख दूं। क्या मतलब, आप कहोगे मैं ए आई में ही, हर थ्रेड ए आई में ही लिखे वो रिजल्ट
जो उसने एआई से एक इनपुट पढ़ी, एआई से उसी की एक लोकेशन से इनपुट पढ़ी, उसको के से मल्टीप्लाई किया, इनपुट को मल्टीप्लाई किया के से, और मैंने ए आई पर ही लिख दिया, ठीक है ना, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, जैसे हम करते हैं कि x ही में इंक्रीज कर कर लिख दे। ये कहलाता है इन प्लेस, कि अगर इनपुट भी वहीं से लें और रिजल्ट भी उसी वेक्टर में उसी जगह डाल दें, ये इन प्लेस। और जिसमें मैं रिजल्ट एक और अलग वेक्टर में डाल रहा हूं या अलग लोकेशन पे डाल रहा हूं, ये कहलाता है सेपरेट प्लेस, यानी नॉट इन प्लेस। तो समटाइम्स हम इन प्लेस को मुमकिन, हर दफा इन प्लेस मुमकिन भी नहीं होता, लेकिन जब भी कभी इन प्लेस मुमकिन है, समटाइम्स हमारे पास चॉइस होता है कि हम इन प्लेस करें और मेमोरी को बचाएं, और समटाइम हम कहते हैं कि यार हमें मेमोरी की बचाने की जरूरत नहीं है, हमें सेफ इनपुट को कायम रखना है, तो हम विदाउट इन प्लेस वाला कोड लिखते हैं। यहां मैंने बताया है कि आपके पास, जहां मैं इन प्लेस कहूं आपसे प्रॉब्लम में या प्रोजेक्ट में, तो आप ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करें, और जब मैं आपसे कहूं कि ओके नॉर्मल नॉट इन प्लेस, तो फिर आप ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करें फॉर ऑल प्रॉब्लम्स जो इस तरह सॉल्व हो सकती हैं। ओके, तो हमने एक इन प्लेस वाली बात को सीखा, एक हमने लॉक अनलॉक को सीखा, यानी रेस कंडीशन के मसले को हल किया बाय द एटॉमिक इंस्ट्रक्शन, एटॉमिक ऐड एक्सेट्रा। और एक हमने आज कंप्लीट किया कि वेक्टर एडिशन इन क्यूडा सी के जो तमाम काम है वो कैसे होते हैं। ये तीन चीजें हमने सीखी। वी आर फुल्ली रेडी टू डू ऑल योर कंप्लीट प्रोजेक्ट्स ऑफ क्यूडा सी फॉर द अरे। आप आज की लैब में सी में दिखाएंगे ये वाले सारी चीजें, और फिर आप नेक्स्ट लैब में यही सारी चीजें क्यूडा सी में दिखाएंगे। ओके, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? ओके सर। सर ये अगर अपलोड करते हैं लेक्चर, क्योंकि सर अभी 2-3 दफा नेट डिस्कनेक्ट हुआ है तो फिर मसला हो जाता है। ओके ओके, वी नाउ विल डू दैट रेगुलरली। हसीब यू आर देयर, तो आप अब रेगुलरली ये लेक्चर्स यूट्यूब भी अपलोड करते रहें। मैं स्लाइड्स डाल जी दूंगा फौरन, और आप यूट्यूब पे भी डाल दीजिए, ठीक है हसीब? जी 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 ठीक हो ओके गया सर। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।